जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज आपको माँ भगवती की पावन भूमि कटरा में लेकर आया हूँ। कटरा से हम लोग माता वैष्णो देवी के भवन तक पैदल यात्रा करेंगे और आपको कटरा से लेकर माता के भवन तक पूरे दर्शन कराऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना होगा। आप जब भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने आएँ तो हमेशा अपना आधार कार्ड साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू आपका RFID कार्ड बनवाना ज़रूरी है, जो मैंने बनवा रखा है। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। अब RFID कार्ड आप बहुत अलग अलग जगहों से बनवा सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं एयरपोर्ट से, तो आप जम्मू एयरपोर्ट से अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप जम्मू रेलवे स्टेशन से आते हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से भी आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन के थ्रू आते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन से भी RFID कार्ड बन जाता है। अब अगर आप निहारिका भवन कटरा में विश्राम करते हैं तो निहारिका भवन से भी RFID कार्ड बन जाता है। इस समय मैं कटरा फवारा चौक पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैंने फवारा चौक के पास जो टूरिस्ट केयर ऑफिस है, यहीं से अपना RFID कार्ड बनवाया है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा। और अगर आप यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, ताराकोट मार्ग से जाते हैं, तो ताराकोट मार्ग से भी आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों ये है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा, जहाँ से आप फवारा चौक पे आने के बाद अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और ये फवारा चौक से जस्ट लेफ़्ट साइड में आपको 10 कदम चलना होगा और आपको ये रिसेप्शन काउंटर मिल जाता है। वो देखिए सामने रेलिंग्स लगी है, वहाँ से आपको अंदर जाना होता है। और मात्र 10 मिनट में मेरा RFID कार्ड बन गया था। दोस्तों अगर आप लोग जम्मू के बाहर से आते हैं तो आपके जो प्रीपेड सिम कार्ड्स हैं वो पहले ही बंद हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक नया सिम कार्ड लेना होगा अगर आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे एयरटेल और जियो दोनों ही अच्छे काम करते हैं। मैंने भी आके यहाँ पर एक एयरटेल का सिम कार्ड लिया है, जो सिर्फ 10 मिनट में एक्टिवेट हो जाता है। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड शो करना होता है। दोस्तों इस समय हम दर्शनीय द्वार पर पहुँच चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ से माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं माता का नाम लेके। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों दर्शनीय द्वार के पास एक फ्रिस्किंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे आपके सामान की चेकिंग होती है और आपकी पूरा आपको स्कैन किया जाता है। उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं और वहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। तो जब भी आप यात्रा के लिए आएँ तो सबसे पहले आप फ्रिस्किंग पॉइंट पे अपना सामान चेक कराएं और पूरा स्कैन कराएं, उसके बाद ही यात्रा शुरू करें। दोस्तों फ्रिस्किंग पॉइंट से 100 मीटर्स आगे आने के बाद आपको एक नया रास्ता मिलता है, ताराकोट मार्ग, जिसके लिए आपको लेफ़्ट साइड जाना होता है। ये देखिए रास्ता जा भी रहा है। यहाँ से आप ताराकोट मार्ग के लिए जा सकते हैं और ये रास्ता सीधा भवन के लिए चला जाता है। दोस्तों ये है पालकी पोनी पिट्ठू प्रीपेड काउंटर, जहाँ पे आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। नीचे बाणगंगा के पहले से और माता के भवन तक जाने के लिए पालकी पिट्ठू पोनी वगैरह बुक करके उसमें बैठ के जा सकते हैं। और ये है यहाँ की प्राइस लिस्ट, जिसके आधार पर आप पेमेंट करें। ये देखिए प्राइस लिस्ट है, क्योंकि यह माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्य प्राइस होते हैं। प्राइस लिस्ट जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यात्रा के पहले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, बाणगंगा घाट, जहां पे लोग स्नान भी करते हैं। ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ स्नान कर भी रहे हैं। आप लोग अगर कभी यहाँ आते हैं तो स्नान करके अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं।
मगर एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाणगंगा घाट पे जब भी आप स्नान करें तो यह साबुन और शैम्पू का यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे यह वर्जित है। हाँ, साबुन और शैम्पू को यहाँ यूज़ करने से मना किया जाता है। बाणगंगा का नाम बाणगंगा क्यों रखा गया दोस्तों, उसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। कि जब माता वैष्णो देवी ऊपर भवन के लिए जा रही थी, उसके उनके पीछे जब बाबा भैरवनाथ पीछे पीछे आ रहे थे, तो माँ वैष्णो देवी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वो यहीं पे रुकें। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि जब मैं यहाँ रुकूंगा तो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिना पानी के मैं नहीं रह पाऊँगा। तब माँ ने एक बाण चलाया और उस बाण के द्वारा जो पानी का उद्गम हुआ उसे बाणगंगा का नाम दिया गया। तब से इस जगह का नाम बाणगंगा रखा गया है। दोस्तों, जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आते हैं और उनके लिए ट्रॉली किराए पर लेते हैं, तो ट्रॉली वाले बाणगंगा से लेकर माता के भवन तक 550 रुपये चार्ज करते हैं और अर्धकुंवारी तक 350 रुपये चार्ज करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, बाणगंगा से 200 मीटर ऊपर चलने के बाद आपको एक बाथिंग घाट मिलता है, जहाँ पे लोग आके स्नान करते हैं। देखिए कितने सारे लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, चेंजिंग रूम भी है, फीमेल्स के लिए अलग और मेल्स के लिए अलग। वो देखिए सामने, और लेडीज टॉयलेट अलग है और लेडीज बाथिंग हॉल भी देखिए सामने अलग से बना हुआ है। दोस्तों, यात्रा के दौरान हर आधे किलोमीटर या 300 से 400 मीटर के अंतराल में आपको टॉयलेट की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। जय माता दी। दोस्तों इस समय हम चरण पादुका पे पहुंच चुके हैं और हमने मां चरण पादुका के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी मैं दर्शन करा रहा हूं मां भगवती के चरणों के। दोस्तों, इस जगह का नाम चरण पादुका इसलिए पड़ा क्योंकि जब मां भगवती त्रिकुटा पर्वत के लिए ऊपर जा रही थी तो उन्होंने एक बार यहाँ रुककर पीछे मुड़ के देखा कि भैरवनाथ पीछे से आ रहे हैं या नहीं, और जब माँ यहाँ रुकी तो उस समय उनके चरणों के निशान यहाँ बन गए। तभी से इस जगह का नाम चरण पादुका रख दिया गया। दोस्तों 18 मई का दिन है जिस दिन मैं ये पैदल यात्रा कर रहा हूँ। बहुत ही बिल्कुल साफ़ मौसम है, धूप बहुत तेज़ है। देखिए मेरी शक्ल भी इस समय काली पड़ चुकी है। जय माता दी। दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर विश्राम करने के लिए रेस्ट पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको खाने पीने से लेकर बैठने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। और देखिए कितने सारे लोग बैठ के यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। कुछ लोग ऊपर माता के भवन के लिए जा रहे हैं तो कुछ लोग माता के भवन से दर्शन करके नीचे कटरा के लिए जा रहे हैं। जय माता दी। दोस्तों, अब हम इस समय अर्धकुंवारी के पास पहुँच गए हैं, जहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। देखिए एक रास्ता सीधा बिना अर्धकुंवारी दर्शन किए हिमकोटि के द्वारा माता के भवन चले जाता है, और अगर आप इस रास्ते से ऊपर जाते हैं तो अर्धकुंवारी के दर्शन करते हुए आप लोग हाथी मत्था वाले पुराने रास्ते से माता के भवन के लिए जाएंगे, जो कि सबसे पुराना रास्ता है और काफ़ी कठिन भी है।
और अगर आप हिमकोटी का रास्ता माता अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ से उस हिमकोटी के रास्ते के द्वारा जाना चाहते हैं, तो माता अर्धकुंवारी के मंदिर के पास से भी हिमकोटी का रास्ता जाता है। वो मैं आपको माता अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद दिखा दूंगा। दोस्तों, अर्धकुंवारी टेम्पल से करीब 100 मीटर पहले आपको ये टॉयलेट्स और वेटिंग हॉल की फैसिलिटी मिल जाती है। आप यहाँ पे रिफ्रेश होके मुंह हाथ धो के माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी। और अर्धकुंवारी मंदिर से कुछ ही दूरी पहले आपको एक डिस्पेंसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो आप इस डिस्पेंसरी में आके कंसल्ट कर सकते हैं। जय माता दी। अर्धकुंवारी टेम्पल पे आपको एटीएम की फैसिलिटी भी भक्तों मिल जाती है। दोस्तों, आपको अर्धकुंवारी मंदिर के बिल्कुल बगल से पास में मैकडॉनल्ड्स और बीकानेर वाले जैसे फेमस रेस्टोरेंट्स भी अच्छे फूड क्वालिटी के साथ मिल जाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा जय। दोस्तों, इस समय मैं मां अर्धकुंवारी के मंदिर पे पहुंच चुका हूं। इस समय मैं मंदिर प्रांगण में ही हूं। ये देखिए सामने इस समय ग्रुप नंबर 440 चल रहा है और एक ग्रुप में 50 लोगों को आगे गर्भजून गुफा के लिए दर्शन करने के लिए भेजा जाता है। अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं और रात्रि के समय अगर आप यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, क्योंकि रात्रि के समय यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो आपको सामने देखिए एक ये भगवती भवन दिख रहा होगा, धर्मशाला, और इसके बगल से एक और श्रद्धा भवन भी है। इन दोनों धर्मशालाओं में बहुत अच्छी रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाती है। और सामने वो देखिए आपको ब्लैंकेट स्टोर दिख रहा होगा, जिसे कंबल स्टोर कहते हैं। वो देखिए सामने ब्लैंकेट स्टोर है। अगर रात्रि के समय और आप यहाँ विश्राम करते हैं तो ठंड से बचने के लिए आप यहाँ से कंबल ले सकते हैं किराए पे, कि आप पर कंबल 100 रुपये यहाँ पे जमा कराए जाते हैं और जब वो कंबल आप वापस कर देते हैं तो आपके पैसे भी वापस कर दिए जाते हैं। कंबल का कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है, वो बस ऐसे सिक्योरिटी आपसे जमा करवाए जाते हैं। और अगर आप लोग पहले माता के भवन में दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं और आते वक्त आप गर्भजून गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों, अगर आप गर्भजून गुफा के दर्शन करने आते हैं और आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है तो देखिए सामने भगवती भवन में आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ये देखिए क्लॉक रूम में सामान रख के आप आराम से माता के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों देखिए एक रास्ता ये शैलपुत्री भवन जो लिखा हुआ है, यहाँ से ये पुराना रास्ता है, सबसे पुराना, जो हाथी मत्था सांझी छत होके माता के भवन के लिए जाता है, और यही वो रास्ता है जो सबसे कठिन रास्ता है। और जो दूसरा रास्ता है सामने आपको दिख रहा होगा, ये सामने लिखा हुआ है वे टू भवन, ये हिमकोटी वाला रास्ता है जो अर्धकुंवारी से होके हिमकोटी से होते हुए माता के भवन तक जाता है। और सबसे आसान रास्ता भी फिलहाल यही है और सबसे ज़्यादा लोग इसी रास्ते से जाना पसंद करते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी, अगर आप कभी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं तो आप इसी रास्ते का प्रयोग करें माता के भवन जाने के लिए, क्योंकि आपके दर्शन भी आसानी से हो जाएंगे और आपकी मेहनत भी ज़्यादा नहीं होगी और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। जय माता दी। जयकारा शेरा वालिदा जय दरबार की जय। दोस्तों ये वो रास्ता है जो अर्धकुंवारी से पहले सीधा हिमकोटी होते हुए माता के भवन निकल जाता है, और ये वो रास्ता है जहाँ से हम ऊपर से आए हैं। माता अर्धकुंवारी के दर्शन करके गर्भजून गुफा के दर्शन करने के बाद जो हिमकोटी के रास्ते माता के भवन जाता है, ये वो रास्ता है।
यहाँ पे आके ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं और सीधा माता के भवन के लिए आगे निकल जाता है ये रास्ता। जय माता दी। दोस्तों बैटरी कार की सुविधा हमें अर्धकुंवारी से माता के भवन तक मिल जाती है, जिसका किराया 356 रुपये जाने का और वापस आने का जो किराया है वो 236 रुपये होता है। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। अब हम हिमकोटी वाले रास्ते से जो भवन के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम डोसा पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सुना है यहाँ का डोसा बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। 50 रुपये में एक डोसा आपको यहाँ मिल जाता है। जब कभी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ का डोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जय माता दी। दोस्तों डोसा पॉइंट के साथ साथ आपको एक हिमकोटी भोजनालय भी यहाँ मिल जाता है, जिसमें आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल वगैरह जैसे और भी फूड यहाँ खाने के लिए मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखाता हूँ। बहुत रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी में यहाँ फूड आपको मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ की प्राइस लिस्ट। चाय, प्लेन कॉफ़ी, मिल्क पाउडर, कढ़ी राइस, मसाला डोसा, ये सारे प्राइस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। सब रीज़नेबल प्राइस हैं अगर आप इतनी दूर आते हैं, और फूड क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी होती है। जय माता दी। फ्रेंड्स अपना डोसा आ चुका है, चलिए इसे टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है। सांभर का टेस्ट तो ठीक है, खा सकते हैं। और ये चटनी, डोसा भी ठीक है, अच्छा है। घर से इतना दूर आके इतना फूड भी मिल जाए तो बहुत है। दोस्तों डोसा पॉइंट से पेट पूजा करने के बाद और हिमकोटी पुलिस चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद हम माता के भवन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों इस समय हम लोग पार्वती भवन पे आ चुके हैं। पार्वती भवन वो बिल्डिंग है, वो जगह है जहाँ पे आपको रुकने की, नहाने की, सामान रखने की सारी अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। और यहाँ पे लेडीज़ के लिए वॉशरूम और बाथरूम अलग बनाए गए हैं और जेंट्स के लिए वॉशरूम और बाथरूम्स अलग से बनाए गए हैं। आप यहाँ पे एडवांस बुकिंग करके अपने रहने के, विश्राम करने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों पार्वती भवन के सेकंड फ्लोर पे आपको फीमेल्स के लिए आपको बाथरूम्स और टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, फ्लोर नंबर 3 पे जेंट्स के लिए बाथरूम, टॉयलेट्स और पीने का पानी सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। पार्वती भवन में मेल्स और जेंट्स, फीमेल्स के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गाइस ये पार्वती भवन में फर्स्ट फ्लोर पे लगेज आप जमा करा सकते हैं और माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सब लोग अपना लगेज सबमिट करके, डिपॉजिट करके आगे माता के भवन के लिए आगे बढ़ जाते हैं दर्शन करने के लिए। जय माता दी। दोस्तों ये गेट नंबर 5 है जहाँ से लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब इसके ऑपोजिट साइड आप देखिए एक नई धर्मशाला खुल चुकी है, दुर्गा भवन। आप लोग यहाँ आने से पहले एडवांस में माँ वैष्णो देवी के दरबार के जस्ट पास में ही अपनी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। रुकने के लिए रूम्स, डॉर्मिटरी वगैरह आप यहाँ एडवांस में बुक करा के इस धर्मशाला का
पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर के बिल्कुल पास है कि अगर आप सुबह ट्रैक करके ऊपर आते हैं और माता के दर्शन करके थक जाते हैं तो पूरी रात विश्राम करके आप अगली सुबह नीचे कटरा के लिए जा सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों, दुर्गा भवन के अंदर आपको भोजनालय भी मिल जाता है, जलपान करके आप बहुत अच्छे से विश्राम कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुछ यहाँ पे रूम्स या डॉर्मेटरी भी नहीं है तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे वैसे भी रेस्ट कर ही रहे हैं। चारों तरफ लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। नीचे कोई कहीं लेटा हुआ है, कोई कहीं लेटा हुआ है, तो यहाँ पे जगह की कमी नहीं है। अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो जगह यहाँ बहुत मिल जाती है। जय माता दी। दोस्तों, 5 नंबर गेट के सामने जो दुर्गा भवन है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप रुकने के अलावा, जलपान ग्रहण करने के अलावा आप यहाँ से हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करा सकते हैं। दोस्तों, ये है गेट नंबर 3, जहाँ से माता वैष्णो देवी की गुफा के लिए आप दर्शन करने जाते हैं। चलिए, अब हम भी लाइन में लगते हैं और माँ के दर्शन करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ माता के दर्शन करने के बाद कि कैसे दर्शन हुए। अब मैं आपको मिलूंगा दर्शन करने के बाद। जय माता दी। दोस्तों, दर्शन कीजिए अटका आरती माँ भगवती के भवन से। पुरानी गुफा जो माता की प्राचीन गुफा है, इस समय माँ अटका आरती चल रही है। दर्शन कीजिए माँ सरस्वती जी, माँ वैष्णवी जी, माँ महाकाली जी। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, माँ भगवती के दर्शन मिल चुके हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर दर्शन मिले मुझे माँ भगवती के। जितनी भी थकान थी, माँ के दर्शन करने के बाद सारी थकान मेरी बिल्कुल गायब हो गई। बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, बिल्कुल एक्टिव फील कर रहा हूँ। यही तो ताकत है माँ की। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। चलिए दोस्तों, माता के दर्शन करने के बाद जो यहाँ की प्रथा है कि सबसे लास्ट में बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी करने होते हैं। चलिए, बाबा भैरवनाथ का जो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है उसे शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, जब आप दर्शन करके माँ वैष्णवी की गुफा से बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रसाद केंद्र मिलता है, सोवनेर शॉप, और इसके बगल से आपको एक डिस्पेंसरी भी मिलती है कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और आप सामने जो ये प्रसाद केंद्र है, जहाँ से आप माता का प्रसाद खरीद सकते हैं। जय माता दी। ये देखिए दोस्तों, इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं और कितनी लंबी लाइन लगी है पीछे तक गेट नंबर 3 के लिए, क्योंकि अटका आरती का भी समय है, जो मेरे ख्याल से 9 बजे के बाद कपाट खुलते हैं दोबारा से माता के। तो अभी देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इन लोगों का नंबर मेरे ख्याल से रात के 12-1 बजे से पहले नहीं आने वाला। दोस्तों, भैरवनाथ पे जो रोपवे जाता है पार्वती भवन के पास से, मनोकामना भवन के सामने से, उसकी क्लोजिंग टाइमिंग आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ 7 AM to 5 PM, मतलब इवनिंग में 5 बजे के बाद आपको रोपवे में एंट्री नहीं मिलेगी। जय माता दी। मेरी एडवांस में बुकिंग थी, अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं माँ का नाम लेके। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, श्री बाबा भैरवनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भवन पे अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है और ना ही उतनी ज़्यादा चीड़ है। अगर आप इन हफ्ते 10 दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो कर लीजिए आके, क्योंकि 1 जून से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कि शायद हो सकता है आपको 12-12 घंटे दर्शन भी करने को ना मिले। जय माता दी। दोस्तों, माता के भवन से भैरवनाथ की चढ़ाई मात्र 24 मिनट में मैंने कर दी है। अब भैरव बाबा के दर्शन करने का समय है।
दर्शन करता हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। जय माता दी। दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं भैरव बाबा जी के। जस्ट अभी दर्शन करके मैं नीचे आया हूँ। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद कहते हैं यात्रा पूरी संपूर्ण हो जाती है। अब यात्रा आपकी अधूरी नहीं है। चलिए आप लोगों को भी भैरव बाबा के दर्शन दूर से ही करा देता हूँ, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है। चलिए आइए दोस्तों, दर्शन कीजिए बाबा भैरवनाथ के मंदिर के, जिससे आप लोगों की भी यात्रा कंप्लीट हो, संपूर्ण हो जाए, पूरी हो जाए। और मैं कामना करता हूँ माँ भगवती से और बाबा भैरवनाथ से कि जो जो माता के दरबार में आते हैं उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों इस समय मैं भैरव लंगर पे खड़ा हूँ। आपको यहाँ की जानकारी देना चाहता हूँ कि भैरव लंगर की टाइमिंग क्या है, कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है। ये देखिए सामने टाइमिंग मेंशन की गई है, लिखी हुई है कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक भैरव बाबा का लंगर खुला रहता है और चलता रहता है। कभी भी आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो इस टाइमिंग को याद रखिएगा। जय माता दी। दोस्तों ये थी यात्रा श्री माता वैष्णो देवी जी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको किसी और जगह पे। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।